हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज एटॉमिक मास, और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास एक मास होता है मॉलिक्यूल का। जब भी आप एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सो वी कैन से दैट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या मास ऑफ अ मॉलिक्यूल is called molecular mass. अब देखिए जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने जो यूनिट देखा था एटॉमिक का वो हमने स्टडी किया था दैट इज AMU। AMU क्या था? आपका एक स्टैंडर्ड था, मतलब हमने एक एटम के मास को निकालने के लिए कार्बन एज अ स्टैंडर्ड चूज किया और उसका 1/12 पार्ट लिया, एंड दैट 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज AMU, और इट कैन ऑल्सो से दैट एटॉमिक मास यूनिट। वो एक स्टैंडर्ड था जो आपने चूज किया किसी भी एक एटम के मास को निकालने के लिए, और उसी के बेसिस पे हमने फर्दर मासेस को निकालना शुरू किया। और जैसे ही आपने उन मासेस को निकाला तो हमने ये देखा कि जो भी एटम के मासेस आ रहे हैं स्टैंडर्ड को रिलेट करके वो हमारे एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आपको 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी एटम का एक एक्यूरेट एटॉमिक मास नहीं निकाल पाएंगे। तो जितने भी एटॉमिक मास उससे रिलेट करके आए थे उन सबको हम बोला करते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास था, क्योंकि उसमें हमने एटॉमिक मास जो है एक स्टैंडर्ड से रिलेट करके निकाले थे। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था AMU। AMU इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, दैट इज AMU, और वी कैन से इट एज एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका एक स्टैंडर्ड है जो जिसमें आप बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का मास अगर 14 टाइम्स इस पूरे स्टैंडर्ड से ज्यादा है, इस पूरे स्टैंडर्ड से हैवी है, तो इसका मास क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन इज 14 AMU। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? AMU। इसी तरह से सल्फर को जब हमने स्टैंडर्ड से रिलेट किया तो पाया कि ये 32 टाइम्स हैवियर है, सो वी कैन से इट एज 32 AMU एंड सो ऑन। अब इसी तरह से जब आपके एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास आए और जब आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो वो भी तो रिलेटिव ही आएगा, क्योंकि जो एटम्स हैं आपके वो एटम ही अपना एक्चुअल मास नहीं दिखा पा रहे, तो मॉलिक्यूल एक्चुअल मास कैसे दिखा देगा? तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, फॉर एग्जाम्पल वी टेक H2O। अगर हम H2O एज अ मॉलिक्यूल लेते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे देखिए अगर हम H2O लेते हैं और इसका मास निकालते हैं तो हम इसको निकालेंगे कैसे? किसी भी मोलर मास को निकालने के लिए या मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए चलिए देखते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O या किसी भी मॉलिक्यूल का आप ले सकते हैं। सो वी हैव टू एड अप ऑल द मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है उसका जो भी मास है उन सबको आपको ऐड कर देना है, बस निकल गया मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए जैसे यहाँ H2O है, सो बेसिकली हाइड्रोजन का जो हमने AMU में मास निकाला था दैट इज 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2, सो 1 into 2 एंड प्लस ऑक्सीजन का मास कितना था? 16। ये दोनों ही मासेस हमने लिए हैं AMU में, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 16 विच इज इक्वल्स टू 18 AMU। ये आ गया आपका 18 AMU। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, ये मैंने H2O का एक मॉलिक्यूल लिया, और जब हम H2O का एक मॉलिक्यूल लेंगे उसमें हमने ये जो मासेस रखे हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन का 1 लिया या ऑक्सीजन का 16 लिया, तो ये मैंने एक ही एटम का मास लिया है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज
इट इज प्रेजेंट इन AMU, क्योंकि ये AMU में है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे हम एक ही एटम के मास की बात कर रहे हैं। अगर ये AMU में ना होता तो हाँ हमें थोड़ा डाउट रहता कि ये एक एटम का है या नहीं है। तो ये आगे जाके हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जब आप एक मोल का मास निकालते हैं वो भी 16 आता है, और जब आप एक एटम का मास निकाल रहे हैं वो भी 16 आ रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन मास दोनों में सेम है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला H2O का मोलर मास निकालना था, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो हमने क्या किया, एटम्स के मास को सम अप कर दिया एंड वी आर टेकिंग इट इन AMU। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इस H2O का मास 18 AMU है तो आप क्या बोलोगे कि H2O का जो 18 AMU मास है, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मोल का मास नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है। अब आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको एटॉमिक मास में बताया था कि अगर ऑक्सीजन के हमने दो मासेस डिस्कस किए, एक तो 16 AMU पढ़ा, दूसरा इसी का एक मास आएगा जो आप देखेंगे कि 16 ग्राम आ रहा है। तो एक मास 16 AMU आ रहा है, एक मास 16 ग्राम आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे ही ग्राम लग गया तो आपको ये पता है कि ग्राम हम कभी भी एक एटम के लिए यूज नहीं करते, एटम बहुत छोटा है, तो ग्राम जो यूनिट है इट इज वेरी बिगर। तो अगर एटम की जो ग्राम में अगर यूनिट है तो यानी कि ये एक एटम के लिए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता, ये उससे ज्यादा के लिए होगा। और ये कितने के लिए होगा ये आपको अभी आप इसे मगअप कर लो, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि जैसे ही आपको मास जो है ग्राम में देखने के लिए मिलता है तो समझ जाओ कि ये मोल का मास है। और मोल क्या होता है, मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। मतलब कि जब मेरे पास इतने सारे ऑक्सीजन के मास कलेक्ट होंगे तब जाके कहीं वो 16 ग्राम आएगा। और मैंने 16 AMU लिखा तो इससे कंफर्म है इट इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है बेटा, और ये इतने सारे ऑक्सीजन एटम का मास है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन में मैंने दो मासेस लिखे, एक मैंने लिखा 14 AMU और एक मैंने लिखा 14 ग्राम। तो दोनों में डिफरेंस क्या, ये एक नाइट्रोजन का मास है और ये कितने का मास है, ये है आपका 6.022 into 10 raised to the power 23 नाइट्रोजन का मास जो है वो कितना आ रहा है, 14 ग्राम। तो यहां से देखिए मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात करते हैं तो हमने बोला कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास का यूज करना पड़ रहा है। आप जब एटम का मास ले रहे हो और एटम का मास आपने AMU में लिखा, यानी कि आप एक एक एटम का मास ले रहे हो, आप जब एक एक एटम का मास लोगे तो वो कलेक्टिवली एक ही तो मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने H2O लिया, H2O में मैंने सबके मासेस को ऐड अप किया और मैंने यहाँ यूनिट लिया है AMU, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन का 16 AMU लिया, हाइड्रोजन का 1 AMU लिया, सो इट कम्स आउट टू बी 18 AMU। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लेती, जैसे कि अगर हम इसको ले लें सेम, अब हम दोबारा से H2O का ही मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। मैंने बोला हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, हाइड्रोजन है कितने 2, तो ये हो जाएगा 1 into 2, ये इतना ग्राम हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, सो इट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। दोनों में दिखाई तो फर्क कुछ नहीं दे रहा, मास तो सेम ही है, लेकिन यूनिट बहुत मैटर करती है। ये मैंने लिए हैं ग्राम्स में और ये मैंने लिया है AMU में। तो जब AMU आए किसी भी मॉलिक्यूल में तो समझ जाओ वो एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ग्राम आ रहा है तो ये कंफर्म है कि वो एक मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कितना है, इट इज 1 मोल। जैसे अगर मैंने बोला H2O का मास 18 ग्राम है, तो क्या ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है कि इस H2O के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस H2O के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास।
तो यहाँ पर बेटा जब आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हो तो यहाँ एक होता है आपका मोलर मास, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। दोनों में फर्क है और नहीं भी है। अगर समझोगे तो फर्क आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज दैट आई कैन से मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका मोलर मास निकालती हूं तो अगर हम देखते हैं कि मोलर मास को हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि देखो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालोगे तो आप मास को सबको ऐड करके ही निकालोगे ना, और यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे भी मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकाल तो आप ऐड करके ही निकालोगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए जब आप इस वाले कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालोगे तब आप क्या लिखोगे कि कैल्शियम का मास 40 है, कार्बन का मास 12 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 40 + 12 + 16 3 जा 48 ग्राम, एंड इट्स कम आउट टू भी कितना हो जाएगा ये आपका 60 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम। इट कम्स आउट टू बी 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया आपका? 100 ग्राम। लेकिन अब जब मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का, आप सेम निकालोगे, कैल्शियम 40, कार्बन 12, सेम ऑक्सीजन 16 × 3 कम्स आउट टू 48 एंड इट गोइंग टू बी 100 ग्राम। अब देखिए ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। जब भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालने के लिए बोला जाएगा तो बेटा आप पूरे मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट है सबके मास को ऐड करके ही निकालोगे। लेकिन कहने का तरीका अलग हो जाता है। तरीका अलग कैसे? जैसे मैंने बोला 100 ग्राम, तो ये मुझे कंफर्म है कि पक्का ये कैल्शियम कार्बोनेट ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मैंने उसके पीछे ग्राम लगा दिया, तो 100% है कि एक मॉलिक्यूल तो नहीं है वो कितना है? इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? ये हमें अंडरस्टूड हो गया कि 6.022 × 10⁻23 molecules of calcium carbonate are present over here, so it comes out to be 100 ग्राम। अब जैसे मैंने बोला भाई दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालिए, आपने फिर से 100 ग्राम निकाल दिया। ये मुझे कंफर्म है कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मैंने ग्राम लगा दिया, तो 100% है, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं। कितना है? 6.022 × 10⁻23, यानी कि इसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास मिला के 100 ग्राम है। तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप इसे मोल का मास बोलते हैं या आप इसे मॉलिक्यूल का मास बोलते हैं। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, उसको हमें रिप्रेजेंट करने की इतनी जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के मास को आप मोलर मास भी बोल सकते हैं, आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, तो आप इसे मॉलिक्यूलर मास बोल दो। ये तो सबको पता होता है कि ग्राम लगाया है तो ऑब्वियसली बात है मोल ही होगा, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा क्योंकि ग्राम आ गया। तो आप जैसे इसको मॉलिक्यूलर मास बोल दो बेटा या मोलर मास। मोलर मास इन द सेंस कि हम मोल के मास की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास इन द सेंस कि हम मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों 100 ग्राम है तो ये कंफर्म है, चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलो चाहे मोलर मास बोलो, कुछ भी बोलो, ये कंफर्म है कि ये 100 ग्राम एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं है। ये कितना है? ये 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास है। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल का मास है, आप इसे मोलर मास भी बोल सकते हैं। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां AMU आए वहां समझ जाओ कि एक एटम के मास की बात हो रही है, और जहां ग्राम आ जाए वहां समझ जाओ कि एक मोल की बात हो रही है। अब मोल इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मच पार्टिकल? 6.022 × 10⁻23। ये मोल सिर्फ इतने पार्टिकल का कलेक्शन है। अब ये इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इतने एटम भी हो सकते हैं, इतने आयन भी हो सकते हैं, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, एंटिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस इतनी यूनिट हमारे पास होनी चाहिए।
आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो अब आपको एटॉमिक मास भी क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए, जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का भी मास निकाला, मैं इसको 100 लिखती हूँ। दूसरा ये भी सेम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी मैंने 100 लिखा, बट यहाँ पे मैंने लिखा AMU और यहाँ पे मैंने लिखा ग्राम। अब ये कंफर्म है कि ये 1 मोल का है और ये कंफर्म हो गया कि ये एक मॉलिक्यूल का है, क्योंकि मैंने AMU लगाया, यानी कि मैंने यहाँ पे हर एक एटम का मास रखा है, एक एक एटम का रखा है। और यहाँ पे मैंने ग्राम लगा दिया, इसका मतलब मैंने कैल्शियम का 1 मोल का रखा है, कार्बन का भी 1 मोल का रखा है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल का रखा है। तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर मास ही आना है, या मोलर मास इन द सेंस आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि बेटा जब आप एटम के मास को निकालते हो तो आपने एक स्टैंडर्ड देखा, उसमें हमने उस स्टैंडर्ड को नाम दिया AMU, ठीक है। लेकिन जब आप एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हो तब भी हम उसमें पीछे क्या लगा रहे हैं, AMU, क्योंकि वो एटम के मास को मिला के ही आया है। लेकिन यहाँ पे बाद में लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, उनको थोड़ा मतलब लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हर चीज में रहती है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना है। तो बाद में फिर लोगों ने बोला कि समझ कैसे आएगा भाई AMU, आप मॉलिक्यूल में भी लगा रहे हो, आप एटम में भी AMU लगा रहे हो, तो कुछ अलग करो। तो कुछ अलग हमने क्या किया कि हमने AMU की जगह, AMU था एटॉमिक मास यूनिट, और हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, U से। तो अब ये क्या कर दिया इन्होंने कि अगर एटम का मास लिखना है तो AMU लिख दो, एक एटम का मास लिखना है AMU में लिखो, एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है U में लिख दो। U का मतलब यूनिफाइड, यूनिफाइड का मतलब कलेक्ट कर दिया सबको, मिला दिया सबको। तो मैंने बहुत सारे एटम को मिलाया, एक एक एटम को मिला दिया तो सबकी यूनियन बन गई, और फाइनली मैंने क्या बोल दिया कि ये यूनिफाइड मास है एक एक एटम का। तो जब आप मॉलिक्यूल का लिखते हो तो ज्यादातर यहाँ पे U लिखा हुआ आता है, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, चाहे U हो चाहे AMU हो, बात वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल की ही करेगा। लेकिन इन जनरली AMU एटम के लिए यूज किया जाता है, और जो U है आपका, जिसको आप यूनिफाइड मास बोलते हो, ये एक मॉलिक्यूल के मास के लिए यूज किया जाता है। बट कई बुक्स में आपको U और AMU फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगे, कई बार AMU मॉलिक्यूल में भी लगा देते हैं और U जो है वो एटम में भी लगा देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो जनरली अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से चलो तो AMU हम एटम के लिए ही यूज करते हैं, और U जो है बेटा वो एक मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। सो ओवरऑल समरी आज की क्या थी आपकी, कि जब भी आप एटम के मास की बात करेंगे तो AMU या फिर U, और जब आप मोल के मास की बात करेंगे तो वो हमेशा किस में आएगा, आपका ग्राम में। और मोल क्या होता है आपका 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर निकाला, और ये आगे वाले मोल कंसेप्ट में आप देखेंगे कि यही नंबर हमने मोल के लिए चूज क्यों किया। सो थैंक यू वेरी मच।